वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 27 में। चलिए आज का नया दिन और बिना देरी किए चलते हैं सिचुएशन पर। आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Seeing a constant stream of affection, spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend. Today's situation for you as follows. A stock market is wrenched with volatility, partly because of ratcheting up interest rate and partly because of shares of Adani nosedived on the trot. But eventually, today in Adani shares, some bouts of recovery is seen. On the basis of that, market sold and able to close at higher territory after a long lull. चलिए ये आज का जो सिचुएशन है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आप लोग भी ये आजकल का ये पूरा ही बर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हो गया था कि अडानी का शेयर जो सबसे नीचे जा रहा था और रिपोर्ट आया, उसके आधार पर स्टॉक मार्केट में जो उठापटक चालू हुआ वो सबके जुबान पे था कि कैसे हुआ। तो मैं सोचा कि उस पे ही आधारित ये सिचुएशन बनाया जाए और थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी से भी आप लोगों को वाकिफ किया जाए आखिर है क्या। तो चलिए जितना भी इसमें मैं वर्ड यूज किया हूँ बिना देरी के हुए एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल्स। देखिए WRENCH रेंच, देखिए यहाँ पे W साइलेंट है, रेंच पढ़ेंगे, रेंच 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 और T और ये जो लकीर S की तरह देख रहे तालब सा, जब दोनों मिल जाता है तो चौ हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, T और ये बड़ा सा लकीर जैसा जो है वो श तालब श, अगर दोनों साथ में आएगा तो चौ हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे? रेंच रेंच, दैट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू पुल एंड ट्विस्ट वायलेंटली अवे, किसी से जान छुड़ा के कैसे भी छुड़ा के भाग जाना, दैट इज रेंच। तो जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है एनी हाउ ही मैनेज टू रेंच अवे हिज हैंड फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ देम। मान ले कोई आदमी आपको पकड़ लिया था, आपका हाथ पकड़ लिया था, किसी तरह के पुल करके या कैसे भी उसको घुमा फिरा के आप अपना हाथ छुड़ा लिए, जान बचा लिए, मेरे हाथ छुड़ाने में आप सक्षम हो गए, उसी को मैं बोला उसको यदि आप यूज करेंगे तो रेंच यूज करेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज ड्यूरिंग रनिंग माय एंकल रेंच्ड। जैसे देखिए अपने लोग कभी कभी दौड़ते रहते हैं, बहुत जोर से भागते रहते हैं, तो आपका पाँव कभी कभी मुड़ जाता है और पेन करने लगता है। वो जो पाँव जो ऐठन जो होता है, जो मुड़ना जो होता है, उसका जो सटीक वर्ड देंगे वो आएगा रेंच। तो मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए रेंच। और जब ये नॉन हो जाता, देखिए पहले वो वर्ब था तो टू पुल एंड ट्विस्ट वायलेंटली अवे, और यदि ये नॉन हो जाता है तो सडन वायलेंट पुल और टर्न। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए गेट है, दरवाजा है या कार का दरवाजा, आप उसका दरवाजा बंद है, नहीं खुल रहा है, तो उसको धक्का आप ज्यादा देते हैं, कैसे भी करके उसको खोल लेते हैं। उस समय जब जाएंगे तो उसका सटीक जो वर्ड होता है वो रेंच होता है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए, विथ ए रेंच दे मैनेज टू ओपन द गेट, मैंने फोर्सफुली कैसे सडनली बहुत तेजी से उसको धक्का किया, किसी तरह से टर्न एंड ट्विस्ट करके वो किसी तरह गेट को खोलने में सक्षम हो पाया। इसलिए मैं बोला विथ ए रेंच दे मैनेज टू ओपन द गेट। तो मेरे दोस्त देखिए इससे पहले आपको बहुत छोटा हल्का वर्ड से बहुत आता होगा, लेकिन आज से यूज कीजिए रेंच। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड होगा और यूज करेंगे तो आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो हाई हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा वर्ड ये रहा वॉलेटिलिटी। देखिए वी के नीचे लकीर है, इसका मतलब वी पे जोड़ देना नहीं है। ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब ए को आ पढ़ेंगे। ए के आगे दो बिंदी तो आ होता है और ई का उल्टा लिखा रहेगा तो अ होता है, तो वाला और टी आई टी पे यहाँ पे ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोड़ देना है। वालाटल टी क्या पढ़ेंगे? वॉलेटिलिटी दैट इज अ नॉन। इसका मतलब होता है चेंज द स्टेट सडनली। मान लीजिए जिस कंडीशन में वो था उस कंडीशन से अचानक बहुत मैंने नहीं बोलते, बहुत अचानक चेंजेज आ गया उस पोजीशन में, उसको जब हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। वैसे उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, उतार चढ़ाव, ऊपर जाना नीचे जाना, अचानक ऊपर जाता अचानक नीचे आता, दैट इज वॉलेटिलिटी। पहला एग्जांपल देखिए, all are concerned about the stock market volatility
all are concerned about the stock market volatility. जैसे मैं सिचुएशन में भी बोला था, आजकल सबके जुबान पे ये मार्केट का जो उठापटक है, मैंने तेजी से गिरना, ऊपर चढ़ना, गिरना, ऊपर चढ़ना, उसके बारे में सब ये भयभीत है, चिंतित है, सब जानना चाहे आखिर है क्या हो रहा है। उस वही जो फिनोमेना है उसी को हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। दूसरा देखिए, कार्डामम प्राइस इज अफेक्टेड मोर बाय वॉलेटिलिटी। जैसे कार्डामम प्राइस जो है वो मार्केट जो मैंने इलायची का जो भाव है, इलायची का जो भाव है वो मार्केट से ज्यादा कोरिलेट रहता है और बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे आते जाता है। यदि मार्केट में यदि डिमांड सप्लाई पे पूरा डिपेंड करता है, और इसलिए मैं बोला कार्डामम प्राइस इज अफेक्टेड मोर बाय वॉलेटिलिटी। And third example of this word, that is in a small state, political volatility is always present. In a small state, political volatility is always present. आप देखते होंगे, पहले सुनने में आता था ये बहुत ही छोटा राज्य है, एक सीट से मान लीजिए किसी का मेजोरिटी होता है या नहीं होता है, और उसमें भी मान लीजिए कोई दूसरा आ गया, मैंने गठबंधन का गवर्नमेंट हो गया, उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता, कभी इसका गवर्नमेंट कभी इसका गवर्नमेंट, मैंने हमेशा जो है ना सिचुएशन जो था मैंने उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। उसी को जब हम बोलेंगे इन ए स्मॉल स्टेट पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट, इसको यूज कीजिए। Next word of this, so that is ratchet up, ratchet something up या down, ये फ्रेजियल वर्ब है। क्या पढ़ेंगे? RATCHET को पढ़ेंगे ratchet। देखिए R के ऊपर लकीर है और A और E जब दोनों मिल जाता है तो A करके पढ़ते हैं, और T और तालब श अगर साथ में आता है, वो जो लकीर है वो तालब श का लकीर सिंबल है। अगर T और मैं आपको बताया था इससे पहले वाले वर्ड में, अगर T और ये दोनों मिल के आएगा तो हो गया चौ, दैट इज ratchet। ratchet क्या पढ़ेंगे? ratchet something up and down। ये दिस इज अ फ्रेजियल वर्ब, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज या टू रिड्यूस समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कम और ज्यादा करना, किसी चीज को बढ़ा देना, किसी समय के अंतराल में किसी चीज को ज्यादा करना या कम करना, उसी को हम बोलते हैं ratchet something up या down। जैसे एग्जांपल देखिए, yesterday itself interest rate was ratcheted up by Fed। जैसे फेड जो है, जैसे यहाँ पे इंडिया में RBI है, ऐसे ही यूएसए में उसका जो गवर्निंग बॉडी जो होता है उसको बोलते हैं फेड। वही रेट डिसीजन करता है कि आप बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, और वो केवल, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो पूरा डेवलप कंट्री है, वो केवल अमेरिका को नहीं पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इसलिए मैं बोला कि कल ही इंटरेस्ट रेट फेड के द्वारा बढ़ाया गया, इसलिए मैं बोला yesterday itself interest rate was ratcheted up by Fed। And second example of this phrasal verb, that is time to time income tax slab is ratcheted up or down by government। जैसे आप भी वाकिफ है, जैसे ये अभी आज का अभी जो 1 तारीख को बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें आप देखे होंगे कि 5 लाख का स्लैब अभी 7 लाख कर दिया गया, यानी कि अभी रेचेटेड अप हो गया, मैंने थोड़ा बढ़ा दिया गया, उस स्लैब को बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कभी कम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेचेटेड डाउन बोलते हैं। इसलिए मैं बोला कि टाइम टू टाइम, समय समय पे ये इनकम टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है, इस बार ऊपर किया गया। And third example of this phrasal verb, that is youth should ratchet up अवेयरनेस टुवर्ड्स फाइनेंस। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि फाइनेंस का जहाँ तक इग्नोरेंस की बात है कि हम लोग जहाँ करके यूथ जो है हम लोग केवल प्रिपरेशन करते हैं, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नॉलेज बढ़ाना चाहिए, लेकिन यही हम लोग का ड्रॉबैक भी है, ये कमी भी है, उसको शॉर्टफॉल भी बोलेंगे। क्योंकि देखिए, आज जब तक आप कितना भी अर्निंग कर लेंगे, लेकिन आपको पैसा से पैसा बढ़ाने का यदि तरीका नहीं पता है, यदि अपने पैसे को खुद हैंडल करने का पावर नहीं है, तो आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए बोला कि यूथ को थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान बढ़ाना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं ये दिया। आज का 4th वर्ड रहा, दैट इज नॉस डाइव, NOSEDIV। देखिए, एन के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एन पे जोड़ देना होगा। OU करके पढ़ते हैं। Z मतलब ज। मैं आपको बताया था, बार बार बोल रहा हूं, अगर Z हो तो इसको टंग को नीचे वाले दांत के पीछे चिपकाइए और घर्षण के साथ हवा के साथ निकालिए, ज। क्या पढ़ेंगे? नॉज। AI होता है नॉज डाइव। क्या पढ़ेंगे? नॉज डाइव। नोज, इसको नोज डाइव नहीं पढ़िएगा, नोज डाइव। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है सडनली फॉल। मान लीजिए कोई चीज अचानक गिरता है, उसी को हम बोलते हैं नोज डाइव। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, नो सूनर डिड रिपोर्ट कम आउट, अडानी शेयर नोज डाइव्ड।
मैंने जहां की रिपोर्ट आया, अमेरिका का ही कोई रिपोर्ट दिया था कि अडानी शेयर में ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, व्हाटएवर, कुछ भी क्लेमिंग किया गया था, ब्लेमिंग किया गया था, उसके आधार पे जो ही वो न्यूज बाहर आया कि अडानी का शेयर इंडियन मार्केट में बहुत ही नीचे, तेजी से नीचे गिरा, तो इसलिए इसको हम इस ढंग से यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, Most of the company's profit nosedived in this quarter. Most of the company's profit nosedived in this quarter. देखिए, यदि आप शेयर मार्केट से थोड़ा भी परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि अभी जो है ये क्वार्टर जो है अर्निंग क्वार्टर चल रहा है, इसमें किसी कंपनी का, ज्यादातर कंपनी का जो प्रॉफिट इसके क्वार्टर में, जो 3 महीने का जो क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर में बहुत तेजी से नीचे गिरा। इसलिए मैं बोला कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट नोज़डाइव इन दिस क्वार्टर। जैसे जब ये वर्ब के रूप में यूज हुआ, जब ये नॉन होता है तो वो भी सडनली फॉल ही होता है, लेकिन इसको यूजिंग केवल देखिए यूज कैसे होता है, एक बार पढ़ते हैं। Stock price of Adani took a nosedive. देखिए, stock price of Adani took a nosedive. देखिए, नॉन और वर्ब में अंतर यही होता है कि इसको यूजिंग पे डिफरेंस होता है। जैसे मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन पहले एग्जांपल में देखिए, नो सूनर डिड रिपोर्ट कम आउट अडानी से नोज़डाइव, इसमें जब आता है तो स्टॉक प्राइस ऑफ अडानी टुक ए नोज़डाइव, सिमिलर मीनिंग Nosedive. नोज़डाइव। तो इसलिए मैं बोला कि इस ढंग से इसको यूज देखिए, जब वर्ब होता है तो कैसे होता है, और नॉन जब होता है तो इसका यूजिंग कैसे होता है। चलिए, आज का 5th वर्ड रहा, And this is the idioms on the trot. On the trot means होता है in continuity without pausing, means लगातार बिना रुके कुछ काम करते हैं, that is on the trot. जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया ऑन द सीरीज ऑन द ट्रॉट, मान लीजिए जब इंडिया क्रिकेट मैच यदि खेलता है और सीरीज दर सीरीज जो जीतते जाता है लगातार, उसी को जब हम बोलेंगे तो इस ढंग से बोलेंगे, इंडिया ऑन द सीरीज on the trot. And second example of this idiom, that is due to reading on the trot, Ram got tired. मान लीजिए राम जो है वो लगातार पढ़ते रह गया, पढ़ते पढ़ते क्या थक गया, इसलिए वो उसके कारण वो थक गया, इसलिए मैं बोला कि ड्यू टू रीडिंग ऑन द ट्रॉट राम गॉट टायर्ड। जनरली होता भी है। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, नीतीश कुमार बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑन द ट्रॉट। आपको भी मालूम होगा, अभी मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में कम से कम अभी लगातार चीफ मिनिस्टर बनने वाला ये पहला शख्स है जो लगातार ऑन द ट्रॉट वो बन रहे हैं, बिना पहुंच का मीन्स सबसे छोटा पार्टी, लेकिन बार बार वही बन रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे यूज किया, सटीक लगा, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे दिया। आज का 6th वर्ड रहा, देखिए इवेंचुअली। देखिए आई वी के ऊपर लकीर है, मीन्स वर्ब पे जोड़ देना होगा। इवेन, ई का मतलब ए, इवेन, और टी और तालब शो अगर साथ में आएगा तो चौ हो जाता है, और यू जो है ये हर्सू है, मतलब छोटा करके बोलना होगा, और ई का उल्टा अ होता है। तो देखिए इवेंचुअली क्या पढ़ेंगे, इवेंचुअली। ये भी जो भ नहीं बोलिएगा, व घर्षण के साथ निकालिए, इवेंचुअली। दिस इज एडवर्ब, इसका मतलब होता है इन द एंड, आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या एट लास्ट। अगर कुछ चीज आप प्राप्त करते हैं या होता है बहुत परिश्रम के बाद, बहुत कठिनाई का सामना करने के बाद, मतलब फाइनली कुछ प्राप्त करते हैं, दैट इज इवेंचुअली। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है, इवेंचुअली रंजीत क्रैक द एग्जाम इन हिज 3rd अटेम्प्ट। जैसे मैं पहले बोला, कुछ संघर्ष के बाद, प्रॉब्लम के बाद, डिफिकल्टी के बाद यदि प्राप्त करते हैं, फाइनली आप प्राप्त कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इवेंचुअली। जैसे रंजीत जो है ये 3rd अटेम्प्ट में किसी तरह एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम रहा, सफल रहा, इसीलिए उसको मैं बोला इवेंचुअली रंजीत क्रैक द एग्जाम इन हिज 3rd अटेम्प्ट। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडवर्ब, दैट इज इवेंचुअली फॉल ऑफ मार्केट टुक अ पॉज। मान लीजिए आखिरकार लास्ट में मार्केट का जो गिरना था वो रुका थोड़ी देर के लिए, रुक गया उस दिन कल, इसलिए मैं बोला इवेंचुअली फॉल ऑफ मार्केट टुक अ पॉज। तीसरा एग्जांपल देखिए, कीप ट्राइंग यू विल गेट ए जॉब इवेंचुअली। यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, भले कितना भी कंपटीशन हो। यदि आप तैयारी करते हैं, यदि रियल में तैयारी करते होंगे तो आपको सफलता लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा। My dear friend, 10 times I said, still I am saying, in no uncertain terms, English learning is confirmed of becoming a student of Danan English now. It's your term. Come on, my friend, come on. 100% you can learn English by following and by being a part of Danan English. 100% you can understand clearly, particularly pronunciation, front, speaking, speed, fluently, everything, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
चलिए आज का 7th वर्ड रहा that is bout. This is a noun. देखिए BOUT AU को औ पढ़ते हैं. bout that is a noun. इसका मतलब होता है involvement, illness for a short time. अगर कुछ समय के लिए जो आपका involvement होता है या बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए किसी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट, आप संलिप्त रहते हैं कुछ ही समय के लिए, और या बीमार भी पड़ते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ छोटे समय के लिए, उसको हम बोलते हैं बाउट. और एक दूसरा इसका अर्थ होता है जब रेसलिंग मैच जो बोलते हैं या बॉक्सिंग मैच जो होता है उसको भी हम बोलते हैं बाउट. उसको आप क्या बोलेंगे, रेसलिंग मैच या बॉक्सिंग मैच को यदि आप रिप्लेस करेंगे तो बाउट ही बोल सकते हैं. जैसे देखिए पहला, जब ये इन्वॉल्वमेंट के संदर्भ में या इलनेस के संदर्भ में है तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन ए ड्रिंकिंग बाउट. मैंने उसका मैंने पीने का आदत था, मैंने उसमें वो संलिप्त रहता था कुछ समय के लिए पहले पास्ट में, इसलिए मैं बोला ही हैड बीन ए ड्रिंकिंग बाउट. एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज आई हैव बॉट ऑफ फीवर. मतलब फीवर जो है कुछ समय के लिए मुझे है, तो इसलिए मैं बोला आई हैव बॉट ऑफ फीवर. और जैसे जब ये रेसलिंग मैच या बॉक्सिंग मैच हो गया तो इसमें देखिए आप खली का नाम जानते होंगे, तो ग्रेट खली का, तो इसलिए मैं बोला खली हैड ऑन सेवरल बॉट्स, क्योंकि आपको पता है कि रेसलिंग करते थे और बहुत ही WWE में भी वो पूरा अपना दमखम दिखाए थे और बहुत सारा मैच वो जीते हैं रेसलिंग मैच में. तो रेसलिंग मैच को रिप्लेस करेंगे तो बॉट से रिप्लेस करेंगे. चलिए आज का 8 वर्ड रहा ऑन द बेसिस ऑफ. दिस इज इडियम. इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, मीन्स के आधार पर. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ. ये सिंपल वर्ड है लेकिन मुझे लगा कि उचित है देना चाहिए ताकि आपको आसानी से इसको यूज करना आ जाए. दिस इज इडियम्स. ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर, बेस्ड ऑन. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स. जैसे आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाइड तभी करते हैं नंबर के आधार पर, इसलिए मैं बोला स्टूडेंट आर क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स. दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ही इज मेकिंग एन एलिगेशन. मान लीजिए उनके पास कुछ एलिगेशन जो लगा रहे हैं, माने आरोप जो लगा रहे हैं, उनके पास कुछ तथ्य है, उसके आधार पे वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ही इज मेकिंग एन एलिगेशन. और तीसरा एग्जांपल देखिए, गेटिंग सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड शुडंट बी अलाउड. मेरा ये कहना है कि सिलेक्शन में किसी में आप किसी कंपटीशन में आप यदि चयन होते हैं, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें कास्ट क्रीड नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलना चाहिए. मैंने किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, वो नहीं चलना चाहिए. इसलिए मैं बोला गेटिंग सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड शुड नॉट बी अलाउड. देखिए ये आज मेरा 8वां ऑन द बेसिस ऑफ था. आज का 9th वर्ड रहा, दैट इज सोर. देखिए सी का उल्टा वो आगे दो बिंदु, दैट इज ओ होता है. सोर. दिस इज अ वर्ब, SOAR. सोर होता है टू रेज वेरी क्विकली, टू राइज वेरी क्विकली या हायर, मतलब बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे आ जाता है. मतलब सोर जब बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं कहीं पे तो उसी को बोलते हैं सोर. मतलब कुछ अचानक जो कुछ बहुत बड़े लेवल पे होता है, दैट इज सोर. जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाय गेटिंग स्टिमुलस मार्केट सोर्ड. जैसे देखिए मान लीजिए स्टिमुलस ये होता है कि मार्केट के फेवरेबल कोई मान लीजिए न्यूज दे दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के कारण, तो उससे क्या होता है मार्केट बहुत ही तेजी से भागता है. इसलिए मैं बोला कि बाय गेटिंग स्टिमुलस मार्केट सोर्ड. दूसरा एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर्स विल सोर एज वी अप्रोच मार्च. जो आप मार्च की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है दिन का गर्मी बढ़ेगा. इसलिए मैं बोला टेम्परेचर विल सोर एज वी अप्रोच मार्च. एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सोरिंग डे आफ्टर डे. जैसे आपको भी पता है कि दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल का जो कीमत है बढ़ते ही जा रहा है, तेजी से बढ़ते जा रहा है. इसलिए मैं बोला द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सोरिंग डे आफ्टर डे. माय डियर फ्रेंड, मेक अ गो ऑफ योर कैरियर, नॉट allow in you an attitude of cavalier. Having taken admission to Danan English, remain intact please without undergoing a cumbersome situation of becoming a student of Danan English now. It's your term, please come on. 100% आपको. आज का 10th वर्ड रहा, दैट इज लल. दैट इज लल, LULL. देखिए पेट कटा हुआ है, ए का जो पेट कटा हुआ है दैट इज अ होता है. लल, दिस इज अ नॉन. इसका मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ काम. मतलब ऐसा पीरियड जिसमें आप कुछ नहीं किए, शांति से रहे, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ, उसी को हम बोलते हैं लल. जैसे पहला एग्जांपल देखिए, देयर वाज ए फुल इन ए ट्रैप, देयर वाज ए लल.
सॉरी, इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। There was a lull in traffic during pandemic. जैसे आप भी जानते हैं कि पेंडेमिक के समय में ट्रैफिक है क्या, कोई घर से निकलता ही नहीं था, इसलिए बोला एकदम पूरा काम पीसफुल रहता था, कोई कहीं पे नो ट्रैफिक, तो इसलिए मैं बोला देयर वाज ए लल इन ट्रैफिक ड्यूरिंग पेंडेमिक। दूसरा एग्जांपल देखिए, आफ्टर ए लल आवर क्लास स्टार्ट्स, मैंने बहुत दिनों के बाद, मैंने कुछ छुट्टी के बाद, जैसे अभी सरस्वती पूजा हुआ था उसके ओकेजन पे जो वैकेशन हुआ था, तो उसको भी हम बोल सकते हैं क्योंकि छोटे पीरियड के लिए था, इसलिए बोला आफ्टर ए लल आवर क्लास स्टार्ट्स। और तीसरा एग्जांपल देखिए, We start our study after a lull. स्वाभाविक है, छुट्टी पे गए थे तो बहुत दिनों के बाद अपना पढ़ाई अभी शुरू हो रहा है, इसलिए मैं बोला कि वी स्टार्ट आवर स्टडी आफ्टर ए लल, हम लोग का पढ़ाई बहुत कुछ छोटे समय के बाद अब फिर से शुरू हो रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज अपनी टाइम से इट, एंड माई रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ डैन इंग्लिश, और इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड कन्वे दिस मैसेज टू योर कीथ एंड कीन, एंड सो दैट you can learn easy way whatever you want to learn, particularly in English. तो इसलिए ये सिचुएशन में जितना भी मैं इसमें वर्ड यूज किया था, ईच एंड एवरी वर्ड को विद एग्जांपल्स मैंने डिटेल कर दिया हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप इस पे गौर फरमाइए। चलिए बिना देरी के हुए एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Stock market is wrenched with volatility, partly because of ratcheting up interest rate and partly because of shares of Adani nosedived on the chart, but eventually today in Adani shares some burst of recovery is seen. On the basis of that, market sold and able to close at higher territory after a long lull. चलिए आप इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए, तब तक के लिए बाय बाय।